साथियों, एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। हम सब भारत में रहते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 1 के तहत ये देश का नाम इंडिया और दरअसल भी भारत लिखा गया है। क्यों इस देश का नाम भारत? क्योंकि हमारा संविधान ये देश का नाम भारत कहता है, इसीलिए हम इनको भारत ही कहेंगे। कभी भी हम किसी परिस्थिति में भी और कस्पिन परिस्थिति में भी संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं वो संविधान विरोधी शब्द है। इट इज क्राइम, इट इज ऑफेंस। ये ऑफेंस होता है। बहुत सारे लोग इस भारत को भारत कहने से मना कर देते हैं। ऐसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन का विरोधी माना जाना चाहिए। तो साथियों, क्यों आज भारतवर्ष में 85% भारतीय होते हुए भी 15% सवर्णों का गुलाम क्यों है? क्यों 85% बहुजन समाज का लोग आज भी खुद का देश में हुक्मरान क्यों बन नहीं पाते हैं? क्यों बहुजन समाज को आज भी जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्यों बहुजन समाज आज भी सोशल डिग्निटी प्राप्त कर नहीं पा रहा है? क्यों आज भी बहुजन समाज भूखमरी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं? क्यों बहुजन समाज को आज भी मेडिकल जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित किया जा रहा है? क्यों बहुजन समाज को मौलिक अधिकार जैसी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है? कारण क्या है? तनिक हम लोगों ने कभी सोचे हैं? ये सोचने से बहुत डर लगता है। अरे भयानक मंजर दिखाई देता है। कितने साल तक संविधान होते हुए भी बहुजन समाज गुलामी का जिंदगी जिएगा? कितने साल तक बहुजन समाज अपना पॉलिटिकल ताकत को यूनिफाइड करने के लिए इकट्ठा नहीं होगा? कितने साल तक अपना मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से हम लोग दूर भागते रहेंगे? कितने साल तक भारत का बहुजन समाज संविधान ना पढ़ के धर्म ग्रंथ में पागल होते रहेंगे? ये बहुत सारे प्रश्न मेरे जहन में आता है। क्या इसका कोई हाल नहीं है? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या हम फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और दादा साहेब कांशीराम साहब को इंतजार कर रहे हैं? क्यों हम लोग हमारा बहुजन समाज का नेशनल लीडर को आज भी सही से इज्जत नहीं देते? जो गलती हम लोगों ने 1956 में दोहराए और बाबा साहेब अम्बेडकर को खो दी है, जो गलती हम लोगों ने 2006 में दोहराए और दादा साहेब कांशीराम को खो दिए, क्या थर्ड टाइम के लिए वही गलती फिर दोहरा रहे हैं क्या? क्या ये दोष हम हमारा पहला जनरेशन को देंगे? क्या हम ये दोष हमारा सेकंड जनरेशन को देंगे? या ये दोष वर्तमान जनरेशन को देंगे या आने वाले जनरेशन को देंगे? ये प्रश्न ही रह जाता है। हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें ये बताते हैं, बहुजन समाज का लोगों को हुक्मरान बनना है तो वन पार्टी, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन पॉलिटिकल बैनर में आना चाहिए। तब जाके इस भारत वर्ष में एग्जीक्यूटिव को कब्जा में ले सकते हैं, लेजिस्लेचर को अपनी कब्जा में ले सकते हैं और प्रेस मीडिया जुडिशियरी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज संविधान से क्यों भाग रहा है? बहुजन समाज हमारा बहुजन थिंकर का चिंता से क्यों
प्रभावित हो नहीं पा रहा है? क्यों झूठा दिलासा का पीछे हमारा लोग भाग रहे हैं? ये चिंतन मनन का समय है। वक्त बहुत कम है। ज्यादा रफ्तार से हम लोगों को दौड़ना होगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सपना देखे थे कि भारतवर्ष में रहने वाले शूद्र वंचितों को देश का हुक्मरान बनाने के लिए। उनका जिंदगी भर उन्होंने किताब इकट्ठा किए, संविधान लिख डाले और जाते जाते आप सबको संवैधानिक सेफगार्ड दे के चले गए। वो संवैधानिक सेफगार्ड को कंटिन्यूटी करने के लिए दादा साहेब कांशीराम आए, बाबा साहेब अम्बेडकर को समझने लगे और 1984 में उन्होंने डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की तरीका ढूंढ लिए। वो तरीका था बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि साहब कांशीराम जानते थे बाबा साहेब अम्बेडकर का बताया हुआ मार्ग वॉल्यूम 17 पार्ट 333 पेज में क्या लिखते हैं बाबा साहेब, क्या कमांड देते हैं? बाबा साहेब कहते हैं कम अंडर वन बैनर। तो इसीलिए दादा साहेब कांशीराम ने उनका किताब को इकट्ठा किए, पढ़े और समझे। समझने के बाद इन्होंने बहुजन बनाए। हमको बहुजन बनना है। 6000 से ज्यादा डिवीजन होने वाले काम को इकट्ठा किए साहेब कांशीराम ने। साहेब कांशीराम में ये भी पढ़े वॉल्यूम 17 का 113 स्पीच, ये भी बार बार साहेब कांशीराम ने पढ़े। वहां लिखा जाता है वन लीडर, वन नेशनल लीडर, वन नेशनल पॉलिटिकल फ्लैग, वन नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने से भारत का अनटचेबल शूद्रों का शासन बनता है। जब हम इस देश का शासक बन जाएंगे और हुक्मरान बन जाएंगे तो आप सबको पता है हम लोग को ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल कॉन्शियस हो जाएगा। आज हम देश का हुक्मरान क्यों नहीं है? क्योंकि पहला कॉज है हम लोगों को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है? पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब है डेमोक्रेसी में राजनीतिक ताकत को इकट्ठा करना पड़ता है, जो वॉल्यूम 17 पार्ट 3 113 स्पीच में बाबा साहेब हमें बताते हैं। हमारा लोगों को हमने तो कभी ये बात समझने के लिए कोशिश नहीं की। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब ये है वन पॉलिटिकल पार्टी होना, बहुजनों का एक ही नेशनल लीडर को चूज करना और इलेक्शन पीरियड में हमारा तमाम वोट को वही बहुजनों का पार्टी को, एक ही बहुजन पार्टी को दे देना जो कि नेशनल लेवल में कम्पीट करता है। तब जाके भारत का साथ साथ प्रोविंस में हमारा शासन आएगा। इनको कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। आज भारतवर्ष में 3.5% पॉपुलेशन को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ज्यादा है। ये लोग भारत का संविधान को सही से पढ़े हैं, इसीलिए जुडिशियरी का हर कोई पोस्ट ये लोग बाय हुक और बाय कुक अपने कब्जे में ले गए। एग्जीक्यूटिव को अपने कब्जे में ले गए और प्रेस मीडिया को अपने कब्जे में ले गए। ये लेजिस्लेचर को लगभग कब्जे कर चुके हैं। इनको कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। क्योंकि ये जानते हैं 3% लोग, ये जानते हैं सब मिलाकर 15% लोग ये जब बिखर जाएंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, तो भारतवर्ष में वो लोग हुक्मरान बन नहीं पाएंगे। ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है 15% लोगों को, और 15% में से 3.5% लोगों को 100+ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। इसीलिए हर कोई पॉलिटिकल पार्टी में इनका 3 नेशनल पार्टी है। 3.5% पॉपुलेशन का पास आज 3 नेशनल पार्टी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, और एक चौथा होता है कम्युनिस्ट पार्टी। 4 नेशनल पार्टी। 85% पॉपुलेशन का एक ही नेशनल पार्टी, वो है बहुजन समाज पार्टी। फिर भी ये लोग उन्हें समझ नहीं पाते, इसीलिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बेहद कम है और हमारा लोग राजनीति में जोर तोर से भागीदारी कर नहीं पा रहे हैं। और आर्टिकल 5 के तहत जो वोट देने का क्षमता होता है, वो क्षमता को 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में एक दिन के लिए बेच डालते हैं और तमाशा देखते रहते हैं 5 साल तक। तमाशा क्या देखते हैं? उनका बहुजन समाज का माँ बहन का इज्जत ताड़ता किया जाता है, जगह जगह पर पिटाई होता है, धुलाई होता है, पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं,
किसी का घर तोड़ा जाता है, किसी का झुपड़ी तोड़ा जाता है, किसी को शिक्षा से वंचित किया जाता है, किसी को पब्लिक तालाब का पानी पीने से वंचित किया जाता है, कहीं कहीं शादी पर बारात निकलने से वंचित किया जाता है, और तो कहीं कहीं अपना डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड में दफनने के लिए भी जगह नहीं मिलता, क्योंकि जो कम अपना वोट बेचता है वो कम जिंदगी भर ऐसे ही भुगतता है। इनको कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और लैक ऑफ द पॉलिटिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल यूनिटी। हमारा लोगों का पास पॉलिटिकल यूनिटी ही नहीं है। खैर, यूपी में बहन मायावती जी अपना मजबूते पर वो ताकत इकट्ठा कर रही है, उसमें जाके कुछ और शरारत लोग मनोवादी कब्जे में आके उनका वोट को तोड़ रहे हैं। लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द डेमोक्रेसी, हमारा लोगों का पास डेमोक्रेसी के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता है, और जिन जिन को डेमोक्रेसी के बारे में ज्ञान है वो खुद लीडर बन जाता है और नया पार्टी बना के हमारा वोट को डिवीजन कर देता है। तो हम नालायक समाज नालायक ही बन के रह जाते हैं, और दादा साहब कांचीराम को सपना को पूरा करने के लिए हम इकट्ठा हो नहीं पाते। लेक ऑफ सोलिडेरिटी अमोंग बहुजन एंड बहुजन थिंकर, बहुजन लोग और बहुजन थिंकर जितने हैं इनका पास सोलिडेरिटी नहीं है। कंधा से कंधा मिलाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को आगे फैलाना और इनको खींचना और फल फूल से इनको भरना, ये हम कर नहीं पाते हैं। हर कोई बहुजन थिंकर खुद को महाज्ञानी सोचता है और अलग पार्टी बनाकर वो मनोवादियों का कब्जा में चला जाता है और उनका गोदी पर बैठे रहता है और समाज का सर्वनाश कर देता है। डिसोबीडियंस ऑफ द कमांड ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जितने भी बहुजन थिंकर बहुजन विद्वान बाबा साहेब अम्बेडकर का कमांड को डिसोबे करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर पॉलिटिकल कमांड ये देते हैं 113 स्पीच में, वन लीडर, वन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वन नेशनल पॉलिटिकल बैनर में आके लड़ने के लिए बोलते। लेकिन हमारा तमाम पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल ब्रेनी, बहुजन के बारे में जानने वाले लोग, ज्यादा जय भीम बोलने वाले लोग नया नया पार्टी बनाते हैं, हर दिन झगड़ते हैं और वोट को डिवीजन करते हैं। जब वोट ऐसे ही डिवीजन होते रहेगा, हम कैसे ये देश का हुक्मरान बनेंगे? इसलिए दादा साहब कांचीराम हर वक्त कहते थे ये नालायक समाज को लायक बनाना है और ये नालायक समाज को हुक्मरान बनाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर उनके वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 2 में ये कहते हैं पॉलिटिकल का बागडोर असूतों का हाथ में होना चाहिए। कैसे होगा? जब बहुजन थिंकर ही डिवीजन होते रहेंगे, जब बहुजन आवाज को बुलंद करने के लिए इकट्ठा ना होके मनोवादियों का षड्यंत्र का शिकार बनते रहेंगे। 85% पॉपुलेशन होते हुए भी 15% पॉपुलेशन के पास हम गुलाम बन जाते हैं, चंद रुपया के लिए, चंद पैसा के लिए, और कुछ ऑफिसर पोस्ट के लिए या एक मंत्री पोस्ट के लिए, या सिर्फ 1 और 2 एमएलए सीट या एमपी सीट के लिए। ऐसे पॉलिटिकल थिंकर को, ऐसे बहुजन थिंकर से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल एंड सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हमारा पास फाइनेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन दादा साहब कांचीराम इनका हल कर डाले हैं, बम से बना डाले। लेकिन बम से पूरी तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं बहुत सारे लोग। जितेंद्र सिंह जिल्ली साहब, खपाड़िया साहब से शुरू करके बसपा को वीकनेस करने के लिए बम से कोई तोड़ डाले। आज का तारीख में 24 से ज्यादा प्रमुख 8 से 9 बम से भारत में चल रहा है। कैसे हम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है होंगे? हमारा थिंक टैंक जब डूब रहा है पानी में, हमें कौन बचाएगा? इसीलिए हमारा फाइनेंशियल वीक है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो हमें चंदा देगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तमाम जो चार नेशनल पार्टी है मनोवादियों का, उन्हें बिरला, डालमिया, अंबानी, अड्डानी, ये सब चंदा देते हैं। लेकिन बहुजन समाज को कौन देगा चंदा? वामसेप के माध्यम से चल रहा था, लेकिन आर्टिकल 335 को करार प्रहार करते हुए मनोवादी पार्टियों ने फिनिश कर दिए। दूसरी तरफ खुद ही हमारा लोग वामसेप को तोड़ डाले। आज इसीलिए बहुजन समाज का पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वीक हो गया। हमारा सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सॉलिडरिटी बिल्कुल जीरो हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा खुद का नहीं है और हमारा स्ट्रेंथ कमजोर हो रहा है। अभी भी वक्त है, हम सब लोग को जाग जाना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए और भारत को बचाना है, भारत का संविधान को बचाना है। आने वाला जनरेशन को बचाने के लिए तमाम बहुजन थिंकर
कम से कम बाबा साहेब अम्बेडकर का कमांड को तो समझिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम नंबर 17 थाड़ का 333 पेज को तो समझिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का 113 वॉल्यूम 17 पार्ट थाड़ का स्पीच तो पढ़िए। और हमारा समाज को नालायक समाज को लायक बनाइए और हुक्मरान बना दीजिए। एक बार जब हम हुक्मरान बन जाएंगे, ये भारतवर्ष को हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। यहाँ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एस्टेब्लिश होगा और ये देश तमाम एशिया कंटिनेंट में अव्वल नंबर आएगा। साथियों, भुखमरी से आजादी मिलेगा, जातिवाद से आजादी मिलेगा, मनुवाद से आजादी मिलेगा, अंधविश्वास से आजादी मिलेगा, एजुकेशन से हमारा लोग अव्वल नंबर पर आएंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट भारत में डेवलप होगा और खुशहाली का भारत बनेगा। साथियों, इस मुहिम में आप सब लोग जुड़ जाइए और एडवोकेट वोदेव महानंदिया का ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।